अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा चैप्टर आपका। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ यू जज मैग्नेटिज्म। हाउ यू जज मैग्नेटिज्म, आप कैसे पता करोगे कि मैग्नेटिज्म है या नहीं है। हाउ यू जज मैग्नेटिज्म, आंसर क्या है? इफ आयरन लाइक मटेरियल गिव्स interaction with given material then given material having मैग्नेटिज्म। हमने आपको एक मटेरियल दे दिया पेंट करके, पेंट इसलिए कर दिया कहीं तुम उसको पहचान ना जाओ किस चीज़ का बना है। तो मान लेते हैं कि हमने आपको एक मटेरियल दे दिया, देखने में डस्टर के जैसा था, और इसमें डार्क येलो पेंट कर दिया, और आपसे पूछा कि चेक करके बताओ कि इस मटेरियल में मैग्नेटिज्म है कि नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया गिवन मटेरियल, और तुम्हें ये जज करना है कि इसमें मैग्नेटिज्म है कि नहीं। तो आप इस मटेरियल को आयरन लाइक मटेरियल के पास ले गए, तो आपने देखा कि एक आयरन लाइक मटेरियल, ये मान लेते हैं ये रखा हुआ है। तो अगर मेरे मटेरियल ने इस आयरन मटेरियल के साथ इंटरेक्शन किया है, मतलब फोर्स लगाया है, तो हमारे इस गिवन मटेरियल में क्या है? मैग्नेटिज्म है। तो क्वेश्चन को देख लो और आंसर देख लो, क्लियर है ना कि हाउ यू जज मैग्नेटिज्म, कि किसी में मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिज्म नहीं है, आप इस बात का पता कैसे लगाओगे। तो इफ आयरन लाइक मटेरियल गिव्स इंटरेक्शन विद गिवन मटेरियल देन गिवन मटेरियल हैविंग द मैग्नेटिज्म। एक तरीका तो ये है कि आपके पास जो मटेरियल है, अगर वो आयरन वाले मटेरियल के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास मैग्नेटिज्म है। दूसरा तरीका क्या है भाई? अगर हमारे पास जो मटेरियल है वो किसी अदर मैग्नेटिक मटेरियल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो हमारा जो मटेरियल है वो कैसा है? मैग्नेटिज्म है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में आयरन लाइक मटेरियल नहीं था, आपके पास में एक बार मैग्नेट था, ये आपके पास बार मैग्नेट था, तो मेरा मटेरियल और आपका बार मैग्नेट अगर इंटरेक्शन आ रहा है तो मेरे मटेरियल में मैग्नेटिज्म है। दूसरा तरीका आपका ये हो गया कि इफ गिवन मटेरियल गिव्स इंटरेक्शन विद मैग्नेटिक मटेरियल then given material having magnetism। तो 101% जो मटेरियल हमको दिया गया है उनके पास मैग्नेटिज्म है। ये दोनों आंसर देख करके एक चीज आपके दिमाग में फ्रेम हो गई होगी, अगर मैग्नेटिज्म है तो इसको आयरन की बनी हुई चीजों के साथ इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा, या फिर मैग्नेटिक मटेरियल जो है उनके साथ इसको इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा। ये चीज कंफर्म हो गई। तो हमारे पास में एक डिवाइस है मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल्स की बनी होती है। मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स की बनी होती है। जब ये पक्का है कि मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, तो इसके साथ इंटरेक्शन कौन करेंगे? इसके अंदर मैग्नेटिज्म है ना। इसका मतलब जब ये कंफर्म है कि मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनी है, तो 100% इसके पास क्या है? मैग्नेटिज्म है।
तो इसके साथ इंटरेक्शन कौन करेंगे, आयरन वाले मटेरियल या फिर अदर मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर अदर मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक नीडल के साथ केवल वही लोग इंटरेक्शंस करेंगे, या तो वो आयरन के बने हो, आयरन मटेरियल से बने हो, और या फिर आपके पास में या उस मटेरियल के पास में कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल हो। तो ये बात जो है लोगों को समझ में आ चुकी थी कि मैग्नेटिक नीडल के साथ इंटरेक्शन करने वाला या तो आयरन का होगा या फिर अदर मैग्नेटिक मटेरियल का होगा, ये कंफर्म था। तो ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने लोगों का विजन बदल दिया। ध्यान देना भाई, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से पहले, बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट, लोगों के दिमाग में क्या चीज फीड थी, जरा उसकी बात कर लेते हैं। बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट लोगों को लगता था कि जो मैग्नेटिक नीडल है गिव इंटरेक्शन विद आयरन लाइक मटेरियल और विद अदर मैग्नेटिक मटेरियल, अदर मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये बात लोगों के दिमाग में फीड हो चुकी थी। तो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, जरा देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। उन्होंने एक करंट वायर लिया, ये मैंने एक टेबल ले ली है, और इस टेबल में एक छोटा सा होल बनाया और इसमें एक वायर, कंडक्टिंग वायर, मेटलिक वायर पास किया, और इस वायर को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया। ये इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया। रेजिस्टेंस भी डाले होंगे बीच में, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के तो करंट हो ही नहीं सकती। क्यों? I बराबर V/R, R अगर होगा नहीं तो I क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट करंट क्या कोई वैल्यू होती है, इन्फिनिटी का तो कुछ मतलब ही नहीं होता। तो यानी कि सर्किट में रेजिस्टेंस भी पड़ा होगा जिससे कि करंट जो है मेंटेन हो। तो करंट फ्लो करने लगी, तो ये करंट फ्लो कर रही है, और टेबल पर ही रखी हुई है मैग्नेटिक नीडल, जिसको कि इंटरेक्शन करने की, जिसके साथ जो इंटरेक्शन करने वाले लोग हैं या तो आयरन के बने होंगे या अदर मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। लेकिन ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जैसे ही करंट फ्लो की गई, इसने डिफ्लेक्शन दिया। तो इसके अगल बगल तो कोई आयरन की चीज तो है नहीं, ना ही इस नीडल के अगल बगल कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसको डिफ्लेक्शन कौन दे रहा है? तो पता चला कि डिफ्लेक्शन देने वाला कौन है, करंट। तो फर्स्ट टाइम लोगों के दिमाग में सामने एक रिजल्ट आ चुका था कि यार जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर रखती है, यानी वो भी उन लोगों के साथ में इंटरेक्शंस करती है जिनके पास क्या होता है, मैग्नेटिज्म। नाउ चेक द चैप्टर क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम उस मैग्नेटिक की बात करेंगे जो किससे डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक करंट से। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया कि फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, रिजल्ट ध्यान देना, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। कुछ लोगों ने कहा कि फ्लोइंग करंट का मतलब होता है चलता हुआ चार्ज। सही है बात ये? करंट किससे बनती है, फ्लोइंग चार्ज से। तो फ्लोइंग करंट मतलब मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज गिव्स मैग्नेटिज्म। लोगों ने कहा इस एक्सपेरिमेंट से ये एक नई बात निकल के आई, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों को लगता था कि मैग्नेटिज्म केवल मैग्नेटिक मटेरियल में होता है, और मैग्नेटिक मटेरियल किसके बने होते हैं, आयरन से। तो इसीलिए ये मटेरियल केवल आयरन से बनी हुई चीज़ों के साथ ही क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों का विज़न और क्लियर हुआ
कि जो मैग्नेटिज्म है वो आपकी फ्लोइंग करंट के पास में भी है, वो आपके मूविंग चार्ज के पास भी है। ठीक है ना। अब जब ये रिजल्ट सामने आ गया तो कई तरीके के हमारे पास में करंट कैरिंग वायर्स थे, उनकी वजह से आने वाले मैग्नेटिज्म को जो है कैलकुलेट किया गया कि कितनी वैल्यू का मैग्नेटिज्म मिला। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म होता है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हमसे पूछा जाए ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल बी से लिखेंगे और इसकी अगर डेफिनेशन अभी देनी हो, आगे जाकर के तो डेफिनेशन और भी बेहतर बन जाएगी, लेकिन अभी बिगिनिंग में अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो क्या लिख पाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की किसी के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी ताकत है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सिंबल क्या है, बी है, और इसका जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। यूनिट्स की बात हो रही है, टेस्ला, इसका जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला है। और भी यूनिट्स मिलेंगे आपको, टेस्ला के अलावा कोई यूनिट याद हो तो बता दो हमको। सीजीएस यूनिट गॉस है, चलिए जो बताया है वो लिख दिया जाए, इट्स सीजीएस यूनिट इज गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 4 गॉस। अदर यूनिट्स याद है कि नहीं याद है, एक न्यूटन में भी दो थे, न्यूटन एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। चलिए वो आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये पता चल गया कि फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज फॉर्म मैग्नेटिज्म। जब ये पता चल गया तो मैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करते हैं कैपिटल बी से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म मैग्नेटिज्म, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल बी गिवन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है फ्लोइंग करंट के, फ्लोइंग करंट आई। जैसे ये आपके पास में वायर है करंट कैरिंग, और बगल में आपने मैग्नेटिक नीडल को रखा हुआ है, तो प्रैक्टिकली आप ये देख सकते हो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि अभी जो है डिफ्लेक्शन, अभी जो डिफ्लेक्शन है वो वर्टिकल के साथ जस्ट इमेजिन 10 डिग्री का है, करंट को हमने दुगना कर दिया, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया, करंट को और ज़्यादा कर दिया, डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो गया। तो दिखाई देता है ये प्रैक्टिकली कि जो ताकत है मैग्नेटिक की, जिसको कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, बी से लिखते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट आई। ये जो बी है आपका, ये प्रोपोर्शनल टू है 1/r²। भाई आपके पास ये करंट है और ये आपका डिस्टेंस r पर आपने इसको रखा हुआ है मैग्नेटिक नीडल को। तो जैसे द डिस्टेंस ज़्यादा होती है जैसे द डिस्टेंस को आप बढ़ाते हो तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और जैसे द डिस्टेंस को आप कम करते हो तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता जाता है। तो डिस्टेंस के साथ में इसका इनवर्स का रिलेशन है। ठीक, नेक्स्ट जो बी है आपका वो प्रोपोर्शनल टू है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। अगर हम लेंथ ऑफ वायर को, छोटा सा लेंथ ऑफ वायर लें डेल्टा एल,
तो ये भी पता चला कि अगर लेंथ ऑफ वायर को बढ़ा दें, कुछ ना करिए, आर को ना बदलिए ना ही आई को बदलिए, वायर की लेंथ को बड़ा कर दीजिए, तो अगर लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करता है तो जो डिफ्लेक्शंस है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो लेंथ ऑफ वायर के साथ भी कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नेक्स्ट था बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है, तो साइन थीटा, अब किसके किसके बीच का एंगल है भैया, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। तो जरा थीटा को समझने के लिए एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये करंट आई है और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया, आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पर हमने स्ट्रेंथ निकाली है उस पॉइंट को इस वायर से मिला दीजिए, एक वेक्टर बना करके मिला दीजिए। और ये जो फ्लोइंग करंट है, तो फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन और ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसके बीच में बनने वाला एंगल ये थीटा कहलाता है। फिलहाल यहाँ पर क्या बना है, 90। मान लेते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो आपके लिए थीटा की वैल्यू 90 तो होगी नहीं भाई, बोलो। किसी का ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, चेक द सिचुएशन, उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यानी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशंस को हम लोग एंगल्स में काउंट करें तो साइन थीटा की भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ये सारी की सारी बातें कंबाइंड कर ली जाए, देखो क्या बनेगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, इक्वल का साइन बन जाता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, μ0/4π। यहां पर ये जो μ0/4π है, μ0/4π, इसको पढ़ेंगे μ0। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका कि नाम है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। इसकी जो वैल्यू है वो 4π इंटू 10⁻⁻7 आती है SI में। तो जब आप इसको रखोगे यहाँ पर तो 4π इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 10⁻⁻7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4π। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और स्टेड ने आपको बताया था उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू कैसे निकले और वो वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है, उसको लेकर के ये कुछ लॉज थे। और ये सारे के सारे जो लॉज हैं वो क्या कहलाते हैं, बियो-सावर्ट्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम है बियो-सावर्ट्स, बियो-सावर्ट्स लॉ। तो किन किन बातों पर ये डिपेंड करती है, वो सारी बातें जो है बियो-सावर्ट्स। इतनी सारी बातों पर ये डिपेंड करती है, दैट इज वाई ये क्या है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कि जरा सा अगर थीटा बदल जाएगा तो ये बदल जाएगी, लेंथ बदल जाएगा तो बदल जाएगी, आई बदल जाएगा तो बदल जाएगा। दैट इज वाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर है, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और आपने एक चीज़ और देखी थी, ये फ्लोइंग वायर है और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसी के सामने है, तो थीटा क्या बना था, 0। तो रखोगे यहाँ पे 0 तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, तो फील्ड क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, पीछे इस तरफ, तो देखो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 180, और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी आती है, 0। तो इसका मतलब ये समझने वाली बात है कि इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज अलोंग द फ्लोइंग वायर, चाहे आगे या उससे पीछे, तो हमेशा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, 0। इसी बियो-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशंस किया गया, यानी कि यूज़ किया गया
और लोगों ने तरह तरह के फार्मूले निकाल के देखे कि अगर हमारे पास में वायर है और वो लूप के फॉर्म में है, लूप और कॉइल में डिफरेंस क्या होगा? एक टर्न होगा तो लूप बन जाएगा, और आपके अपने सिलेबस में जो लूप होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, एक टर्न होगा तो लूप बन जाएगा, और एक से ज्यादा टर्न होंगे तो कॉइल बन जाएगा। लूप हैविंग वन टर्न। अब इतनी छोटी भी क्लास आपकी नहीं है कि लूप का मतलब मैं बताऊं। क्लोज ज्योमेट्री, स्क्वायर भी तो एक लूप है, रेक्टेंगल भी तो एक लूप है, और ट्राइंगल भी तो एक लूप है। आपके सिलेबस में जो लूप है वो कैसा होगा? सर्कुलर। और कॉइल का मतलब होगा कॉइल हैविंग मोर देन वन टर्न, एक से ज्यादा टर्न होंगे। तो आपके पास में एक वायर है और आपने उसको किस में बदल दिया? कॉइल में बदल दिया। उसको मोड़ा वायर को, आपके सिलेबस पे ही रहना है मुझे। सर्कुलर लूप है ये, एक से ज्यादा टर्न होगा तो तुरंत हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये कॉइल है। तो इस समय हमारे पास में सर्कुलर कॉइल है जिसका कि रेडियस r है, इसमें मेंटेन करंट I है, इसका ये सेंटर O है। तो एट सेंटर ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B इज। तो बियो-सावर्ट्स लॉ जब यूज किया जाता है, जिसका कि एप्लीकेशन करना आप सीखोगे अपनी 12th क्लास में, तो रिजल्ट आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में I बाई रेडियस सेकेंड ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट में 2 पाई, और फोर्थ ब्रैकेट में n। देखो r माने क्या है? रेडियस। I मीन्स क्या है? करंट। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। लीजिए, अगर आपको अपनी कॉइल के लिए ये फार्मूला पता है तो लूप के लिए ऑटोमेटिकली बन गया ना। मत कैंसिल करो, इसलिए मत कैंसिल करो क्योंकि इसकी सीधे वैल्यू याद है तुमको कि म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है? 10 की पावर -7, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, अदरवाइज कट कर सकते हो आप। तो मैं बात कर रहा था कि n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर कोई कहता है लूप तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो। अच्छा, अगर समवन सेज कि इस फार्मूले को जनरलाइज करो, तो देखो जनरलाइज करता हूं आपके लिए, ध्यान देना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई फिक्स ब्रैकेट है, I बाई रेडियस इज ए फिक्स ब्रैकेट, N इज ए अगेन फिक्स ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है एंगल फॉर्म बाई कॉइल एट सेंटर। हाँ या ना? पूरी की पूरी कॉइल सेंटर पे कितना बनाएगी? 2 पाई। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। तो सोचो अगर आधी कॉइल होगी तो यहां पे 2 पाई नहीं आएगा, क्या आएगा? पाई। और आधे का आधा क्या होगा? तो पाई बाई 2। तो अगर आप रिजल्ट को ऐसे तैयार कर लेते हैं तो अगर कॉइल कभी कंप्लीट ना हो करके कुछ हिस्सा हुआ, सेक्टर हुआ, तो जैसे हमने कहा कि जो कॉइल है वो सेमी पार्ट है, तो सेमी पार्ट है तो फार्मूले में पूरा का पूरा वही रिपीटिशन होगा, बस थर्ड ब्रैकेट की जगह पे क्या आ जाएगा? पाई। क्लियर है ना ये बात? बोलो। फार्मूला निकालने का फार्मूला हो गया, फार्मूला निकालने का फार्मूला, समझे क्या मतलब हुआ इसका? कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमें चाहिए था, तो इस फार्मूले को हमने किससे निकाला? बियो-सावर्ट्स के फार्मूले से, और एक फाइनल रिजल्ट आ गया। तो वैल्यू तो हम यहां से निकाल लेंगे। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ दिस सिचुएशन? तो टू डिटरमाइन
डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी, यूज राइट हैंड। तो आप अपने राइट हैंड को यूज करिए, कैसे? सच एज, जिस तरीके से यहां कहा जा रहा है, सारी की सारी फिंगर्स जो है राइट हैंड की, उनको करंट के साथ मोड़ दीजिए। तो ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी कर्ल, कर्ल मतलब मोड़ना, along फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग करंट, करंट के साथ अपने फिंगर्स को मोड़िए। चलिए जरा एक्शन मोड में आते हैं इस एग्जाम्पल में। ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी, तो करंट के साथ अपने फिंगर्स को हम ऐसे मोड़ रहे हैं। तो ऐसा करने पर जो अंगूठा है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ऐसा करने पर थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी। तो जब आप ये काम करोगे तो अपनी कॉपी में करोगे, हम जब ये काम करेंगे तो अपने बोर्ड पर करेंगे। तो यू हैव ए चॉइस कि अंगूठा या तो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है या फिर कैसा अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ है तो हम लगाते हैं क्रॉस। भाई देखो राइट हैंड फिंगर्स को मोड़ा, अंगूठा अंदर जा रहा है ना। तो अगर एक ऐसी फील्ड के बारे में हम सोचते हैं जो कि आपकी कॉपी में अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्रॉस मतलब हो गया इनवर्ड। और बाहर की ओर है तो हम क्या लगाते हैं? डॉट। डॉट मतलब आउटवर्ड। तो मैं अगर आपकी कॉपी के रेफरेंस में बात करूं तो कॉपी के परपेंडिकुलर अंदर की ओर क्रॉस, कॉपी के परपेंडिकुलर बाहर की ओर तो डॉट। सिमिलरली अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं तो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर डॉट और बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर तो क्रॉस। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका हो गया। अगर वायर स्ट्रेट है, फॉर स्ट्रेट वायर, और हम लोग अभी इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर फोकस करते हैं कि वायर स्ट्रेट है और बहुत इनफाइनाइट लेंथ मीन्स बहुत बड़ी लेंथ का स्ट्रेट वायर है। बनाया जाए वायर भाई स्ट्रेट लेंथ, इनफाइनाइट भी है स्ट्रेट भी है, कैसे फील करेंगे? डॉट डॉट करके ड्रॉप कर दीजिए एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सिमिलरली यहां पर भी अप टू इनफाइनाइट। करंट वायर में आई है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, यहां पर बी चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उस जगह पर मैग्नेटिक नीडल को रखा गया है स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए। डिस्टेंस आर है, तो इस आर को कौन से डिस्टेंस कहा जाए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो एक बार फिर से फार्मूले से फार्मूला निकालते हैं। बियो सावर्स लॉ यहाँ पे यूज किया जाता है और जब रिजल्ट निकाला जाता है तो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I/r, ये रिजल्ट आता है। तो फार्मूला से फार्मूला, बियो सावर्स मेन फार्मूला था, मेन लॉ था, उसी के एप्लीकेशन सही है। तो वैल्यू तो आप इससे निकाल लोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो टू डिटरमाइन बी, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, वहां पे वो वायर लूप शेप में था, वी यूज राइट हैंड सच एज। कैसे राइट हैंड यूज करते हैं देखिएगा। नाउ सेट द थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को करंट के साथ सेट कर दो। ऑल फिंगर्स शुड बी along the observation point। तो set thumb in direction of current, in direction of current plus
ऑल फिंगर्स शुड बी along ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। पहले ये सेटिंग बना लो आप, चलो देखते हैं। पहले ये देखो, करंट के साथ सेट करना था थंब, तो किसी ने करंट के साथ ऐसे सेट कर लिया, सही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट तरफ फिंगर नहीं है ना, फिंगर तो इधर चली गई, तो फिर अब ऐसे आना पड़ेगा। नाउ एवरीथिंग इज ओके, थंब इज अलोंग द करंट एंड ऑल द फिंगर्स इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सेटिंग बन चुकी है। अब जो फिंगर की कर्लिंग है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ बी। तो अब जरा ध्यान देना, सिचुएशन को समझना। अगर मैं फिंगर की कर्लिंग करूं तो मेरी फिंगर बोर्ड पर अंदर की तरफ जाएंगी, तो यानी कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, इनवर्ड है। सोचो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां होता, तो ऑल द फिंगर्स शुड बी अलोंग द करंट एंड द थंब शुड बी अलोंग द करंट एंड द फिंगर शुड बी अलोंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। अब हमारी फिंगर्स बाहर की तरफ कर्ल होंगी, तो यहां पर जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, डॉट होती है, ठीक है। तो बियो सावर्स लाइज ए लॉ, जिसने कि तरह तरह के आपके जो वायर, करंट कैरिंग वायर्स हैं, उनके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले दिए। जब हमने इसी वायर को क्वाइल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन लेंथ भी हो, एक ऐसी क्वाइल के बारे में सोचो जिसमें लेंथ भी हो, यानी आपके पेन की स्प्रिंग, पेन में जो स्प्रिंग होती है कभी देखा निकाल के, तो उसमें देखो टर्न्स भी होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं, लेकिन लेंथ भी होती है, सॉलिनॉइड। तो ऐसी क्वाइल जिसमें लेंथ है और नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, ऐसी क्वाइल जिसमें लेंथ भी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉलिनॉइड। उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मिला। तो ये इतना काम है, इसके बाद का काम करते हैं अगली क्लास में।